आज का जो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पर। एक बार आप ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल का पहला प्रिंसिपल मेरे साथ कवर कर लेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले ये करने वाले हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। बेटा प्रिंसिपल्स को हिंदी में बोलते हैं हम उसूल। जैसे कोई भी हम गेम खेलते हैं या कोई भी काम करते हैं, ठीक है, उसकी उसके कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ परंपराएं होती है, कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, मेथड्स, रूल्स, कन्वेंशंस। मतलब इसका मतलब ये है, कभी भी कोई अगर हम काम कर रहे हैं तो ये पहले से ही तय कर दिया जाता है कि उसको काम करने का तरीका क्या होगा। तो ऐसे ही जब हम अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग कोई नॉर्मल काम तो है नहीं। अकाउंटिंग शुरू हो जाती है स्मॉल बिजनेस से और इसका कोई एंड नहीं है। जितना बिजनेस बढ़ता रहेगा अकाउंटिंग की वैल्यू इंपॉर्टेंस उतनी ही बढ़ती रहेगी। तो अब इसके अंदर हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करना मैंडेटरी होता है हमारे लिए। ठीक है, हमारे जितने भी अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन है हमें उन्हें अप्लाई करना होता है। और ऐसे 11 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। 11 अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। आप इसको 11 अकाउंटिंग कंसेप्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तो आपने क्या फॉलो नहीं करे, आपने रूल्स फॉलो नहीं करे। अगर आपने रूल्स फॉलो नहीं करे तो आपकी अकाउंटिंग भी डिफेक्टेड होगी। तो हमें डिफेक्टेड अकाउंटिंग नहीं करनी, हमें सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना है। इसके साथ साथ कुछ गाइडलाइंस हमारे अथॉरिटीज ने बनाई हुई हैं। जैसे गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट लॉ बनाती है, ऐसे कुछ अथॉरिटी सरकार ने हमारे देश के अंदर बनाई हुई है। तो वो क्या करती है, वो अकाउंटिंग की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, अकाउंटिंग की क्वालिटी अच्छी हो उसको मेंटेन करने के लिए कुछ बेंचमार्क बना देती है, स्टैंडर्ड्स बनाती है कि आप जब अपनी अकाउंटिंग करोगे तो ये वाले स्टैंडर्ड्स आपने मेंटेन करने। अगर आप ये स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करोगे, स्टैंडर्ड मतलब क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी मार्क्स मेंटेन करने हैं जब भी आप अकाउंटिंग करोगे, तो ये जो हम कुछ लिस्ट बना के दे रहे हैं, इन इन पॉइंट्स को आपने अपने अकाउंट्स के अंदर जरूर मेंटेन करना है। ठीक है, ऐसे लगभग लगभग 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। हालांकि आपने पढ़ने नहीं है, ये आपके कोर्स में नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। कुछ चीजें हमारे यहाँ एप्लीकेबल है, कुछ चीजें हमारे यहाँ एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है, इन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जब हम इंडिया से बाहर जाके पढ़ते हैं तो इसी को हम बोलते हैं IFRS। मतलब यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यही रूल्स एंड रेगुलेशन, यही क्वालिटी के जो पॉइंट्स हैं, इन्हीं को जब हम इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ते हैं तो हम उसको बोलते हैं IFRS। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल, लिख लेंगे आप। ठीक है, इस पर आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे, ज्यादा से ज्यादा फुल फॉर्म ही पूछी जाती है जूनियर क्लास लेवल पे। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। ठीक है, तो इंडियन डोमेस्टिक लेवल पे हम उन्हें क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। और जब यही अपना इंटरनेशनल रूप ले लेते हैं तो उनको बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। आज की डेट में ये बहुत जरूरी हो चुके हैं, क्योंकि हम ग्लोबल लेवल पे काम करने लग गए, डोमेस्टिक बाउंड्रीज को क्रॉस कर चुके हैं, तो हमें IFRS की भी पूरी नॉलेज होनी जरूरी होती है। ये कुछ नहीं होता, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर ही कुछ चीजें हम लोग ऐड कर देते हैं उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाने के लिए, तो उसको हम और अच्छी क्वालिटेटिव वे में और अच्छे से मेंटेन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। कोई डाउट है तो पूछ लो। देखिए, आज जो मैं बात करने वाला हूं दैट इज अबाउट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, और सबसे पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अच्छा सबसे अच्छी बात इसके अंदर क्या है, जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है सारे आपको मैं ऑलरेडी अपनी बातों में प्रीवियस क्लासेस में समझा चुका हूं, काफी सारी बातें। तो कई चीजें आपको बड़ी ऐसे लगेंगी, अरे ये पढ़ाया क्यों जा रहा है, ये तो हमें पता ही है पहले से। तो हमारा पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नाम है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, ये बहुत सिंपल सी बात कहता है जो आपको पहले से पता है। कहता है
जब भी आप अकाउंटिंग करोगे, कभी भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो, तो आपने इस प्रिंसिपल का पालन करना है, इसको फॉलो करना है। और ये क्या कहता है? कहता है ऑनर, ये रहा ऑनर और ये रहा बिजनेस। कहता है ऑनर और बिजनेस आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। कहता है ऑनर और बिजनेस को एक तरह से नहीं देखना। ये है पर्सन नंबर 1 और ये है पर्सन नंबर 2। मतलब जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तो आप अकाउंटिंग ऑनर के लिए नहीं कर रहे, आप अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हो? बिजनेस के लिए कर रहे हो। अकाउंटिंग इज फॉर बिजनेस, याद रहे। बस यही छोटी सी बात उसने समझाई और इसका इफेक्ट क्या आया वो मैं आपको समझाने वाला हूं। पहले आप बताओ, क्या आपको ये बात समझ आई कि ऑनर और बिजनेस में से हम अकाउंटिंग बिजनेस के लिए कर रहे हैं, अकाउंटिंग ऑनर के लिए नहीं कर रहे? तो देखिए, जब हम अकाउंटिंग जो है बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए व्हेन अकाउंटिंग इज फॉर बिजनेस, ट्रीट, आपका काम है ट्रीट ऑनर एंड बिजनेस एज टू डिफरेंट पर्सन्स। आपने ये लिख लेना है अपने कॉपी पे, अच्छे से अपने हाथों पे पैरों पे टैटू बनवा लो कि जब भी आप अकाउंटिंग करोगे आप मान के चलोगे कि भाई ये जो ऑनर और बिजनेस है ये एक आदमी नहीं है, दो अलग अलग लोग हैं, पर्सन 1 एंड पर्सन 2। अब आप कहोगे सर ऐसा करने से होगा क्या? अगर मैंने अपना बिजनेस शुरू करा तो मैं ही मालिक हूं, ठीक है, मेरा ही बिजनेस है, इसमें हम अलग अलग करके क्या कर लेंगे? देखिए, अब ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल ने क्या कहा, जब आप ऑनर और बिजनेस को दो अलग अलग लोग मानोगे, एक बंदा नहीं मानोगे, तो इसके दो इफेक्ट्स आएंगे। इफेक्ट नंबर 1, पहला इफेक्ट ये होगा कि ऑनर जो भी पैसा बिजनेस को देगा, ऑनर जो भी पैसा बिजनेस को देगा उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। याद है ना, उसे कैपिटल बोलते हैं। तो कहा कि भाई अगर सपोज एक आदमी दूसरे आदमी को कोई भी पैसा दे रहा है, तो क्या होगा? उसको हम उधार ट्रीट करेंगे। इट इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी, इट इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। अब आप कहोगे सर लायबिलिटी तो बाहर वालों के लिए होती है, तो बस हम उसी पर आ रहे हैं। इट इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। कहता है कि भाई अगर ये दो लोगों, दो ऑनर और बिजनेस को दो हम अलग व्यक्ति मान ले, दो अलग लोगों की तरह ट्रीट करें, तो अगर बिजनेस ने ऑनर से कोई भी पैसा लिया है, बिजनेस को तो वो वापस लौटाना पड़ेगा। बिजनेस के लिए तो उधार हुआ, भाई मैं अगर किसी से पैसा ले रहा हूं तो मेरे लिए वो क्या हुआ? उधार ही हुआ ना, मुझे तो वापस देना पड़ेगा। तो ऐसे ही ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कभी भी ऑनर बिजनेस में पैसा जो डाल रहे हैं हम मानते हैं कि बिजनेस ने वो उधार लिया है, ठीक है, इट इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। लेकिन हम उसको लायबिलिटी नहीं बोलते, हम उसे कैपिटल क्यों बोलते? क्योंकि वो ऑनर से लिया है, हमने किसी बाहर वाले पर्सन से नहीं लिया। इसलिए हम एक और चीज लिखेंगे, कैपिटल इज ट्रीटेड एज एन इंटरनल लायबिलिटी। हम उसको एक्सटर्नल लायबिलिटी की तरह ट्रीट नहीं करते, इंटरनल लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर आपसे कोई भी फ्यूचर में क्वेश्चन पूछता है क्या कैपिटल लायबिलिटी है, तो आपने आंसर क्या देना है? ट्रू। कैपिटल भी एक तरह की लायबिलिटी ही होती है, लेकिन ये कौन सी लायबिलिटी होती है? इंटरनल। आप कहोगे सर फिर तो बिजनेस में अपना रखा ही क्या है? बिल्कुल, बिजनेस में क्या है? बिजनेस अपने आप में क्या होता है? ठीक है, देखिए ये रहा बिजनेस, ये रहा बिजनेस, इसने इसमें दो लोग पैसा लगाते हैं, एक है ऑनर और दूसरा कौन है? आउटसाइडर, है ना भाई? या तो ऑनर लगा रहे हैं या आउटसाइडर लगा रहे हैं। जो ऑनर से पैसा लिया वो भी लायबिलिटी, जो आउटसाइडर से पैसा लिया वो भी लायबिलिटी। जो ऑनर से पैसा लिया वो है इंटरनल लायबिलिटी,
ठीक है, जिसको हमने नाम दिया कैपिटल। और जो हमने आउटसाइडर से उधार लिया वो है एक्सटर्नल लायबिलिटी, जिसको हम केवल लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बिजनेस के पास कैसे आया। सपोज ऑनर ने 10 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए और बाहर वालों से मैंने 2 लाख रुपए उधार ले लिए, तो बिजनेस के अंदर टोटल कितना पैसा हो गया, 12 लाख। तो मतलब बिजनेस में अपना कुछ नहीं है, कुछ पैसा ऑनर का डला हुआ है और कुछ आउटसाइडर्स का डला हुआ है। मतलब कुछ ओन्ड है जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ है, और कुछ क्या है, बोरोड है। और ये दोनों तरह के फंड्स मिलकर ही क्या बन जाते हैं, टोटल एसेट्स। ठीक है, और टोटल एसेट्स क्या हुए, टोटल एसेट्स और कुछ नहीं है, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी ही है। टोटल एसेट्स क्या बताते हैं कि मेरे बिजनेस में जो पैसा है कितना ऑनर का है और कितना आउटसाइडर्स का है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। अब हम अपना नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं, इफेक्ट नंबर 2। इस प्रिंसिपल का दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, वो भी बहुत सिंपल सी बात है। कहता है अगर ऑनर ऑनर कोई भी पर्सनल एक्सपेंस करता है, ऑनर कोई भी पर्सनल एक्सपेंस क्या करता है, क्या हम उसको बिजनेस के खर्चों में डालें। मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप बताएंगे हाँ या ना। अगर ऑनर का कोई भी पर्सनल एक्सपेंस है, मान के चलिए ऑनर अपने घर का रेंट पे करता है, क्या मैं उसको बिजनेस के खर्चे में डालूं, हाँ या ना। क्या था, नया तो कुछ था ही नहीं, सब कुछ क्लियर है कि आपने खुद ही बता दिया कि ये बिजनेस के खर्चों में नहीं आएगा। ये हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल बस दो ही बातें कहता है। तो फटाफट मेरे साथ साथ लिखेंगे, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ठीक है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ने आपको दो बातें सिखाई। ठीक है, पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, अच्छा क्या पहले कहा गया, इसने कहा ट्रीट बिजनेस एंड ऑनर एज टू डिफरेंट पर्सन्स। सबसे पहला पॉइंट ही क्या है, ये दो अलग अलग लोग हैं, ये एक आदमी नहीं है, दो अलग अलग लोग हैं। ठीक है, अब उसके बाद जब हमने इन दो लोगों दो ऑनर और बिजनेस को दो अलग अलग लोग माना, तो क्या हुआ, उसका इफेक्ट क्या आया। उसका पहला इफेक्ट क्या आया, उसका पहला इफेक्ट आया पॉइंट नंबर 1। ये बस पॉइंट नंबर 1 और 2 लिखना है आपने, इंपॉर्टेंट है कि भाई जैसे ही बिजनेस और ऑनर को दो अलग अलग लोग मान लोगे, तो जो कैपिटल है, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी। उसको हम लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। ठीक है, लायबिलिटी का मतलब क्या है, उधार। वो भी एक उधार ही होगा, लेकिन वो कौन सा उधार होगा, इंटरनल लायबिलिटी। सेकेंड पॉइंट ये था कि पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ ऑनर, पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ ऑनर आर not treated as expenses of business। हम उसको बिजनेस के खर्चों में कभी नहीं दिखाएंगे। ठीक है, जब हम पर्सनल एक्सपेंसेस करेंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे, दीज आर ट्रीटेड एज, आपको बताया था मैंने कि जब भी कोई पर्सनल एक्सपेंस होगा बिजनेस से तो उसको हम क्या नाम देंगे, याद है, दीज आर ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स। ड्राइंग्स। ड्रॉइंग्स बोलेंगे। ठीक है, और ड्रॉइंग से क्या होता है, ड्रॉइंग्स हमारी कैपिटल को बढ़ाती कम करती है, सर कम करती हैं। इट रिड्यूसेस कैपिटल, राइट, इट रिड्यूसेस कैपिटल। ठीक है, ये हमारा समराइज पॉइंट है, इसको नोट कर लो। यस। इस कैपिटल इज अ लायबिलिटी फॉर बिजनेस, तो आंसर क्या हो गया यस हमारा, सर। यस सर। यस। पहले क्या था, हमारा आंसर नो हुआ करता था। क्यों, क्योंकि हम कैपिटल को कैपिटल लेते थे और लायबिलिटी को लायबिलिटी, लेकिन अब कैपिटल भी एक तरह की लायबिलिटी है। तो मतलब यस बिजनेस सर। के अंदर दो तरह की लायबिलिटी हुई, एक इंटरनल और दूसरी एक्सटर्नल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कैसा आ सकता है, कैपिटल इज अ डैश लायबिलिटी फॉर बिजनेस। सर इंटरनल। एग्जैक्टली, कैपिटल इज एन इंटरनल लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, कैपिटल एक इंटरनल लायबिलिटी है। क्लियर है, और कैसा क्वेश्चन आ सकता है,
अकॉर्डिंग टू डैश बिजनेस एंड ऑनर, business and honor are not identical to each other. सर बिजनेस बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। आइडेंटिकल वर्ड का मतलब होता है सिमिलर, ठीक है। तो ये कौन कहता है कि ये सिमिलर नहीं होते? ये कहता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और, पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ ऑनर is recorded as an expense of business. True or false? फॉल्स। False. ठीक है, कि पर्सनल एक्सपेंस को बिजनेस के खर्चों में इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। ये कौन कहता है? ये बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अच्छा, पर्सनल एक्सपेंसेस को हम ड्राइंग्स बोलते हैं, और ड्राइंग्स इंक्रीजेस कैपिटल। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ठीक है, ड्राइंग से क्या होता है? कैपिटल रिड्यूस। हाँ, फॉल्स, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो थे जिससे आपका थोड़ा सा आंसरिंग एबिलिटी इंप्रूव होगी, वो मैंने सिर्फ अभी एक टॉपिक पे बात करी। अभी हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल नंबर 1 पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको और आगे लेकर चलता हूं।